गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पार्टनरशिप का एडमिशन वाला यूनिट लेकर के आया हूं। और जैसा आप लोगों ने पिछले क्लास को यानी पिछले यूनिट को पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, और इवन आपको बतला दूं कि बहुत सारे बच्चे, लगभग 95% बच्चे ने बिना किसी क्वेरी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इससे यही मालूम होता है कि आप लोगों ने क्लास को काफ़ी सिंसियर तरीके से देखा, जैसा मैंने कहा था। इससे काफ़ी खुशी मिली मुझे, और मुझे लगा मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही जगह पे यूज हो रहा है। बहुत अच्छा। उसी तरीके से आज आप लोगों के लिए मैं एडमिशन वाला यूनिट भी काफ़ी अच्छे तरीके से बना करके लाया हूं। और अगर इस क्लास को भी आप अगर अच्छे तरीके से देख लेते हैं, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का सारा क्वेश्चन बिना किसी क्वेरी का आपसे बन गया, ठीक उसी तरीके से पार्टनरशिप एडमिशन का भी बनेगा। और इनफैक्ट आपको बतला दूं, जब पार्टनरशिप बेसिक हमने पढ़ लिया है तब तो एडमिशन और भी आसान है। बिकॉज हमने कहा था पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ाने के टाइम में कि बाबू यहीं पे हमारा फाउंडेशन डेवलप हो रहा है, यहीं पे आप कंसंट्रेशन होकर के इसे चीज़ों को देखिए। और आपने देखा, इसी कारण से आपका उस टॉपिक का क्वेश्चन भी बना है, और वो आपको यहाँ पे बेनिफिट करने वाला है। वहाँ पे तो बेनिफिट किया ही किया, साथ ही साथ आपको एडमिशन में रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सारे टॉपिक में आपको वो बेनिफिट देगा। बिकॉज आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, और जिस घर की बुनियाद मजबूत होती है ना, उसकी इमारत भी बुलंद बनता है। इसीलिए बुनियाद को मजबूत करना है, इमारत तो बुलंद बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक एडमिशन के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स बना करके लाया है। उसको देखते हैं, इंजॉय करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन भी आपसे बनेगा ही बनेगा। सो लेट्स इंजॉय योर सेशन। एंड आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक जैसे मैंने पार्टनरशिप बेसिक का 2 क्लास प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल लाया था, ठीक उसी तरीके से अभी भी मैंने प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल को लाया है। और आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छे से, मैंने फॉन्ट भी बड़ा कर दिया है। हम पढ़ना चालू करते हैं और समझते हैं क्या है यूनिट 2। यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, 2 हो गया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को तो हम बाद में देखेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को हम बाद में देखेंगे। पहले रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है इसे देखते हैं। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे देखते हैं कि आखिर सर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो पहले मैंने आपको यही समझाया है। क्या समझाया है कि एज वी नो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ये हम लोगों ने बेसिक में ही पढ़ा है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है 2 या 2 से अधिक आदमी के बीच के लिए। किस चीज के लिए एग्रीमेंट है? तो फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए। किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट होगा? ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है किस चीज के लिए? तो प्रॉफिट को बांटने के लिए। जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट बिजनेस से होगा, उस प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। जो बिजनेस कोई एक आदमी करेगा या सारा का सारा आदमी करेगा, वही बोलता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारा आदमी काम करेगा या कोई एक आदमी काम करेगा सारे आदमी के लिए। ये हम लोगों ने बेसिक में काफी अच्छे तरीके से इसे पढ़ा भी था। ठीक है, फिर आगे बोलता है एनी चेंज, मैंने बोल्ड कर रखा है इसीलिए बोलता है कोई भी अगर चेंज होता है इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है ना उसमें अगर कोई भी चेंज होता है, किस टाइप का चेंज हो सकता है भैया? बहुत सारा। आपको देखे थे हम लोग बेसिक में कि पार्टनरशिप जब डीड बनता है उसमें क्या क्या चीज होता है। पार्टनरशिप डीड में सारा चीज लिखा रहता है कि कितने पार्टनर हैं, किस पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है,
कौन सा पार्टनर कितना पैसा लाएगा, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा कुछ लिखा रहता है। अब बोलता है कि किसी ये सारे टर्म एंड कंडीशन में, यानी अगर मान लीजिए पहले 3 पार्टनर था, अब उसमें से एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, इसे भी चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। कोई चौथा पार्टनर एडमिशन हो रहा है, इसे भी कंस्टिट्यूशन में चेंज बोलेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के बीच में चेंज हो गया, ये भी चेंज हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो चेंज हो गया, यानी कुछ भी पार्टनरशिप डीड में अगर चेंज हो जाता है, that amounts to reconstitution of a partnership form, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रहा है। यानी वो जो पुराना पार्टनरशिप फॉर्म था उसका अलग एग्रीमेंट था, अब ये जो नया पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा उसका अलग टर्म एंड कंडीशन बनेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमाउंट टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, और इसे हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। दिस रिजल्ट इन एन, अब इसका रिजल्ट क्या, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, वही बोलता है दिस रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी पुराना जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो समाप्त हो जाएगा, फिर से एग्रीमेंट बनेगा। जो पुराना एग्रीमेंट था वो पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है, फिर से एग्रीमेंट बनेगा। और बोलता है एंड अ न्यू एग्रीमेंट, यहाँ पे क्या हो गया, ये इंड हो गया एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू बीइंग विथ अ चेंज्ड रिलेशनशिप, जो नया एग्रीमेंट होगा वो आएगा चेंज रिलेशनशिप के साथ एमंग द मेंबर ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म, एमंग द मेंबर ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, तो सिंपल एकदम, अगर नेट सेल में बोला जाए तो बोलता है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, ये हम जानते हैं, और उस एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंजेज होता है उस कारण से जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो समाप्त हो जाता है और उसके बदले में एक नया एग्रीमेंट आता है। दिस इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी क्या सर हम आगे जो पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो भी रिकंस्टिट्यूशन होगा? बिल्कुल होगा। क्या सर हम आगे जो पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मान लीजिए पहले ए और बी 2 पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता था, अब नया बात हुआ कि नहीं प्रॉफिट और लॉस 3:2 में बटेगा, तो पार्टनर सेम है, सिर्फ प्रॉफिट का रेशियो चेंज हो गया, तो क्या सर इसे भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्या सर कोई पार्टनर अगर रिटायर्ड कर रहा है इसे भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्या सर कोई पार्टनर डेथ हो रहा है इसे भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्या सर कोई पार्टनर, यानी क्या क्या आपके माइंड में क्वेरी आ सकता है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वही देखते हैं कि क्या क्या मोड है रिकंस्टिट्यूशन का। यहाँ पे देखेंगे मोड्स ऑफ अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म क्या क्या है, यानी किस किस तरीके से आपका पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो सकता है। तो लिखा हुआ है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म यूजुअली टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। एनी ऑफ द फॉलोइंग वे में आपका पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो सकता है। किस किस केस में? तो पहला तो एडमिशन, जिसके बारे में हमें आज ही पढ़ना है, होपफुली हम ये आज ही क्लास कंप्लीट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बाबू ये भी एक अलग यूनिट होना चाहिए, बुक में होता है, बट आपको बतला दूं कि जब आप एडमिशन पढ़ लोगे तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर बिल्कुल छोटा कॉन्सेप्ट है, और हम आपको एडमिशन के साथ ही इसको बतलाएंगे। लेकिन छोटा है तो क्या करें, क्वेश्चन तो आपसे 100% बनेगा। भले ही हम इसको एडमिशन के साथ मर्ज कर लेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पूरा बनाना, ऐसा नहीं कि आप भी क्वेश्चन में मर्ज कर लेना, ठीक ना। आप क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूरा बनेगा। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसे भी रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा इसे भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। और अगर कोई पार्टनर डेथ होता है इसे भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। यानी क्या सर डिसोल्यूशन भी रिकंस्टिट्यूशन है? नहीं,
डिसोल्यूशन का तो मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे डिसोल्यूशन का मतलब हो गया पार्टनरशिप फॉर्म को समाप्त करना, यानी रिकंस्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। देखिए अंतर आगे वैसे डिस्कस हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन वाले टॉपिक में कि यहां जो ये चार चीज है, यहां पे क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट समाप्त होता है और साथ ही साथ एक नया एग्रीमेंट बनता है। जबकि डिसोल्यूशन में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि वहां पे जो एग्रीमेंट होता है वो समाप्त होता है और कोई दूसरा एग्रीमेंट नया नहीं बनता है। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन। ओके, that's why that is called dissolution of the partnership form, not reconstitution of the partnership form. ओके, हाँ सर, ओके सर, समझ आ रहा है अभी तक तो बहुत अच्छा। जैसे हम लोग इसमें समझ रहे थे बेसिक वाले में जैसे समझ में आ रहा था, उसी तरीके से सर अभी भी समझ में आ रहा है। भगवान करे सर आगे भी समझ में आए, जरूर भगवान करेंगे अगर आपने कंसंट्रेशन से देखा तो, मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दिया तो, ठीक ना। चलिए अब भगवान आपका पुकार सुन लिए और आपके लिए नया एक टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म लेकर के आ गए। बोलता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होगा। इसमें क्या है, सपोज कीजिए कि ए एंड बी पहले से कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा, बिजनेस कर रहा है। ए एंड बी पहले से कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है, जिसमें जो भी प्रॉफिट होता है ये दोनों आदमी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। जो भी प्रॉफिट होता है ये दोनों आदमी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन किसी कारणवश सर मान लीजिए अगर ए का एक फ्रेंड है सी, अगर उसको एडमिशन लेना है, उसको अगर इस पार्टनरशिप फॉर्म में आना है तो क्या वो आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है बच्चों। उसी चीज को हमें आज यहाँ पे पढ़ना है। समझ गए हैं सर? ए और बी ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है, अब उस एग्जिस्टिंग बिजनेस में किसी नए पार्टनर को ऐड करना है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई ऐड करने का, वो देखेंगे अभी तो क्वेश्चन ये है कि क्या सर अगर ऐड करना चाह रहा है तो वो ऐड हो सकता है कि नहीं, ठीक ना। तो इसका आंसर इज यस, ऐड हो सकता है, बशर्ते कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए। यानी ए और बी दोनों का कंसेंट होगा, दोनों का इच्छा होगा, सहमति होगा, तो ही एडमिशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि ए का मन किया और उसने सी को एडमिशन दे दिया, ठीक ना। यहाँ पे तो मान लीजिए 2 पार्टनर है तो 50-50 रिलेशनशिप का बात है। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि 5 पार्टनर है किसी फॉर्म, उसमें से 4 पार्टनर चाह रहा है कि हम छठे पार्टनर को एडमिशन दे, लेकिन एक पार्टनर चाह रहा है कि नहीं एडमिशन नहीं होगा। उस केस में भी एडमिशन नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। यहाँ पे बोलता है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी 5 का 5 पार्टनर अगर कंसेंट देगा तो ही छठे पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि सर आधा से अधिक 50% से अधिक हो गया तो जैसे वोटिंग में होता है, इलेक्शन में क्या होता है 50% से अधिक जिस आदमी को आ गया वो जीत जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे भैया बिजनेस करना है, ठीक ना। इसलिए हर आदमी का कॉन्सेप्ट चाहिए, कंसेंट चाहिए। तो हर आदमी का कंसेंट, सारा चीज हम आपके लिए लिख करके लाए हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं। बोलता है आखिर क्या जरूरत पड़ी एडमिशन का। बोलता है वेन अ फॉर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल, जब किसी फॉर्म को एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है या और मैनेजेरियल हेल्प की जरूरत पड़ती है, और दोनों चीज की जरूरत पड़ती है, यानी एडिशनल कैपिटल भी उसे चाहिए और मैनेजेरियल हेल्प भी चाहिए फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को और भी बड़ा लेवल पे ले जाने के लिए। उस केस में अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड, एक नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, यानी एक नए पार्टनर को ज्वाइन करवाया जा सकता है कि भैया तुम इस फॉर्म में पार्टनर बन सकते हो। एडमिटेड टू सप्लीमेंट इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, और वो पार्टनर क्या करेगा, आएगा तो कैपिटल, फ्री में तो पार्टनरशिप नहीं दे देगा। ए और बी मान लीजिए 2 पार्टनर है और सी को ला रहा है तो फ्री में तो पार्टनरशिप नहीं दे देगा, उसे भी बोलेगा कि तुम्हें भी पैसा लाना होगा। कितना पैसा लाने होगा वो तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वही तो इस टॉपिक में पढ़ना है हमें, कितना पैसा लाना होगा। लेकिन
कहने का ये मतलब हो गया कि अगर न्यू पार्टनरशिप अगर हम देंगे किसी को तो फ्री में तो नहीं देंगे, उसे अपने साथ रिसोर्स लाना होगा, कैपिटल लाना होगा और मैनेजेरियल हेल्प भी लाना होगा। यही बोलता है कि जिस चीज का जरूरत था पार्टनरशिप फॉर्म को वो चीज लेकर के नया पार्टनर आ जाएगा। टू सप्लीमेंट इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्स, एग्जिस्टिंग रिसोर्स को सप्लीमेंट कर देगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। इसको बॉक्स में आप लोग लिख लेंगे। विद द ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि क्या किसी मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर के कंसेंट से हम पार्टनर का एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक ना, वही हमने लिख दिया यहाँ पे विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, ये समझ गए? हाँ सर समझ गए, आगे बढ़िए। अब बोलता है द न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्ड टू मेन राइट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। आपको मालूम है जैसे ही कोई आदमी, जैसे ही यहाँ पे हम सी का एग्जाम्पल लेंगे न्यू पार्टनर में, हर जगह जैसे ही सी एडमिट होता है और वो जैसे ही इस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर बनता है उसी समय उसको दो दो अधिकार मिल जाता है। क्या क्या अधिकार मिल जाता है? एक तो अधिकार मिल जाता है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फॉर्म में, फ्यूचर में अब जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फॉर्म में उस प्रॉफिट को हम भी लेंगे। उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर सी को भी मिलना है। अब वो कितना शेयर मिलना है ये तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा, किस एग्रीमेंट पे उसको एडमिशन दिया गया है। तो एक तो प्रॉफिट शेयर करने का उसको राइट मिल जाता है, बांटने का, और दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म का जो भी एसेट्स है, पार्टनरशिप फॉर्म का जो भी एसेट्स है उस एसेट्स में भी उसको अधिकार मिल जाता है। अगर वो चाहेगा तो उस एसेट्स को अपने शेयर के पार्ट को सेल आउट करवा सकता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है क्या सर पार्टनर वो तो जब एडमिट हुआ, जिस दिन को उसका एडमिशन हुआ उस दिन के बाद से जो एसेट्स परचेज होगा उसमें सी का अधिकार होना चाहिए। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। जिस दिन वो एडमिट हुआ उस दिन के बाद वाले एसेट्स में तो होगा ही होगा, उस दिन से पहले वाला भी जो एसेट्स परचेज हुआ था उस सारे एसेट्स का उसको भी मालिकाना हक मिल जाता है एंड वो भी ओनर बन जाता है प्रोपोर्शनेट रेशियो में, ठीक ना। और इसी के कारण इसी दो राइट को प्राप्त करने के लिए, इसी दो राइट को परचेज करने के लिए सी को पैसा चुकाना पड़ता है। ये फ्री में उसको अधिकार नहीं मिलता है। प्रॉफिट अगर उसको मिला और शेयर इन एसेट्स मिला, इस दोनों राइट को प्राप्त करने के लिए, इस दोनों राइट को लेने के लिए उसे पैसा देना पड़ता है, कंसिडरेशन देना पड़ता है। ऐसे भी आप कहीं भी जाते हो, जैसे आप ऑटो में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं तो क्या होता है, ऑटो पे आप जाते हैं तो यानी आप एक अधिकार का यूज करते हैं, अधिकार का यूज करते हैं तब तो ऑटो पे बैठते हैं ना। क्या किसी के प्राइवेट गाड़ी पे आप बैठ सकते हैं? नहीं, वहां पे वो आदमी, वो प्राइवेट कार वाला रिस्ट्रिक्टेड किए हुआ है कि यहाँ पे आप अपने अधिकार को यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई आपको नहीं बैठने देता है। लेकिन ऑटो पे, ऑटो इसी के लिए चलता है कि भैया आप बैठ तो सकते हो, राइट टू यूज है आपके पास, लेकिन राइट टू यूज हम आपको तब देंगे जब आप इसके लिए हमें पैसा देंगे। यानी अगर हमें बोरिंग रोड से, पटना के बोरिंग रोड से पटना जंक्शन जाना है तो आप राइट टू यूज है, बट राइट टू यूज कब है? जब आप मुझे पैसा देंगे, ठीक ना। तो कहीं भी अगर आपको कोई राइट मिलता है, उस राइट के बदले में आपको यू हैव टू पे कंसिडरेशन। तो यहां भी इस पार्टनर, नए पार्टनर को दो दो अधिकार मिल रहा है, एक तो राइट टू शेयर द प्रॉफिट और दूसरा राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फॉर्म। इस दोनों अधिकार के लिए उसे पैसा चुकाना पड़ेगा। वही आगे हम लिखे भी हैं, क्या है? द न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्ड टू मेन राइट इन द फॉर्म। पहला राइट टू शेयर द एसेट्स, right to share the assets of the firm and right to share the profit of the firm, right to share the profit of the firm। यानी फॉर्म का एसेट्स और फॉर्म के प्रॉफिट को बांटने का अधिकार उसे मिल जाता है, ठीक है। अब बोलता है टू एक्वायर द एबव राइट, ऊपर के राइट को एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए, द पार्टनर यानी नया पार्टनर जो है, द न्यूली एडमिटेड पार्टनर ब्रिंग्स एन अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। उसे कैपिटल के रूप में पैसा लाना होगा। कितना? तो जितना पे एग्रीमेंट हुआ है, अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल
ईदर इन कैश और इन काइंड। भैया पैसा तुम कैश में ले आओ या काइंड में ले आओ। काइंड का मतलब समझ रहे हैं ना, अदर देन कैश। मान लीजिए उसके पास लैपटॉप है पहले से, सपोज करेंगे उसके पास कंप्यूटर पहले से, और पार्टनरशिप फॉर्म में कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है तो अपना ही कंप्यूटर ले आएगा। पार्टनरशिप फॉर्म में किसी व्हीकल का रिक्वायरमेंट है, कार परचेज होना था और उस बंदे के पास कार था तो बोला भैया मेरे पास कैश तो नहीं है लेकिन हम अपना कार दे देंगे। पार्टनरशिप फॉर्म को बोला कोई दिक्कत नहीं, यानी कैश और काइंड इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है इन एडिशन टू कैपिटल द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट सम एडिशनल अमाउंट। ये एडिशनल अमाउंट क्यों पे करेगा भैया? एडिशनल अमाउंट नोन एज गुडविल। यही तो इस चैप्टर का जान है, गुडविल के बारे में हमें समझना है। बोलता है कि जो नया पार्टनर होगा, जो न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, वो एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी उसे लाना होगा। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी उसे पे करना होगा। सर ये एडिशनल अमाउंट क्यों पड़ेगा? यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में आता है, अगर वो पार्टनरशिप, मान लीजिए आप एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे आपको समझाते हैं कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म है ए और बी का, उसमें 10 लाख का एसेट्स बचा हुआ है। 10 लाख का एसेट्स है यानी 5 लाख ए का हुआ, 5 लाख बी का हुआ। सपोज 12 लाख ले लेते हैं एग्जांपल, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। 12 लाख 12 लाख का एसेट्स है यानी 6 लाख रुपए ए का, 6 लाख रुपए बी का। अब एक नया पार्टनर सी आ जाता है 1/3, यानी अब तीनों का रेशियो हो गया 1:1:1, तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाते हैं। अब एसेट्स कितना हो जाएगा? 4 लाख ए का, 4 लाख बी का और 4 लाख सी का। 4 लाख सी का। नियमतः जब सी का एडमिशन होता तो सी कितना पैसा लाता? 4 लाख रुपया लाता। चूंकि उसको 4 लाख का ही एसेट्स मिल रहा है ना, सी को कितना पैसा लाना होता? सर 4 लाख रुपए। इसमें सर कौन सा बड़ा बात हो गया? उसको तो 4 ही लाख लाना होगा। सर नहीं, उसको 4 लाख के अलावे भी कुछ लाना होगा। सर अलावे लाना होगा? बिल्कुल, यही तो यहां पे पढ़ना है। उसको उस 4 लाख के अलावे पैसा इसलिए लाना होगा। अभी आपको जो आश्चर्य लग रहा होगा कि नहीं सर ज्यादा कैसे लाएगा, अभी आप ही बोलेंगे हाँ सर लाना चाहिए, तुरंत आप भी पलट जाएंगे। नहीं, आप भी बोलेंगे नहीं सर हाँ लाना होगा। कैसे लाना होगा आपको बतलाते हैं। सपोज कीजिए कि उस पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रॉफिट हो रहा था अभी बिना सी के आए हुए, उस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर आपस में इक्वल बांट रहे थे। लेकिन जैसे ही अब सी का एडमिशन हो जाएगा, नया पार्टनर आ जाएगा, तो जो प्रॉफिट पहले 2 जगह पे बट रहा था, अब वो प्रॉफिट कितने जगह पे बटेगा? सर 3 जगह पे बटेगा। कितने जगह पे बटेगा? 3 जगह पे बटेगा। यानी 3 जगह पे जो बटा, ये तीसरा जो शेयर लगा, ये शेयर किसने दिया? ये शेयर कहां से आया? मान लीजिए पहले 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था, पार्टनरशिप फॉर्म में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था। ए और बी दोनों 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। अब इग्नोर कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सबको छोड़ दीजिए। सिंपली ये मानिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। दोनों आदमी 1,50,000 ए और 1,50,000 बी ले लेता था। लेकिन जैसे ही पार्टनर सी का एडमिशन होता है, और अभी भी मान लीजिए सपोज कीजिए प्रॉफिट 3 लाख ही हुआ, अब क्या होगा? क्या अभी भी आदमी पार्टनर ए 1.5 लाख रुपया लेकर के घर चला जाएगा और बी 1.5 लाख रुपया लेकर के घर चला जाएगा और बेचारा सी घूमते रह जाएगा? ऐसा होगा क्या? सी तो जाके पकड़ लेगा उसको कि रुको, ये तुम 1.5 लाख रुपया क्यों लेकर के जा रहे हो? तो ए और बी बोलेगा क्यों नहीं लेकर के जाए, देखो पिछले साल भी हम लोग 1.5 लाख लेकर के गए थे। तो सी बोलेगा कि पिछले साल तुम इसलिए लेकर के गए थे क्योंकि पिछले साल हम नहीं थे पार्टनरशिप फॉर्म में। इस बार बाबू ये जो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इस 3 लाख में मेरा भी शेयर बनेगा। और हम एडमिशन होने के टाइम में भी ये बात बोले हुए थे कि हम प्रॉफिट इक्वल लेंगे। यानी ये 3 लाख रुपया अब 1.5 लाख में नहीं बटेगा। अब ये 1 लाख रुपया ए का, 1 लाख रुपया बी का और 1 लाख रुपया मेरा। यानी बोलेगा सी
ए को बोलेगा कि 50,000 रुपया तुम दो और बी को बोलेगा 50,000 रुपया तुम दो, 1 लाख रुपया तुम्हारे पास बचा, 1 लाख रुपया तुम्हारे पास बचा और मेरे पास भी 50,000 प्लस 50,000 1 लाख रुपया हो गया। यानी अब तीनों आदमी लेकर के घर चलेंगे 1-1 लाख रुपया। क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आप सी को एडमिशन करवाए पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको पार्टनर बनवाए हैं, तो क्या उसको प्रॉफिट मिलना, अभी तो आप ऊपर पढ़े हैं कि 2 अधिकार मिलता है प्रॉफिट को बांटने का और एसेट्स को बांटने का। हाँ सर, उसको मिलना चाहिए। अब एक चीज बतलाइए कि जब उससे प्रॉफिट को बांटने का अधिकार मिलता है, यानी कहने का मतलब जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, जिस दिन से एडमिशन होता है नए पार्टनर का, उस दिन से जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, वो फ्यूचर का प्रॉफिट, वो भविष्य का प्रॉफिट सी भी अपने घर ले जाएगा। और उसको पैसा कहां से मिलेगा? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर से ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहां बेचारा ए और बी 50,000 रुपए का ए ने सेक्रीफाइस करेगा सी के लिए, 50,000 रुपए का बी सेक्रीफाइस करेगा सी के लिए, तब जाकर के सी 50,000 रुपए ए के थ्रू, 50,000 रुपए बी के थ्रू गेन करेगा और 1 लाख रुपए लेकर के अपने घर जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि इन फ्यूचर जिस दिन से एडमिशन हो गया, अब हर साल एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ए और बी था, उसको सी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब ये बात समझ गए? यानी सर प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है किसको? ए और बी को, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। एक बात तो ये हो गया। अभी अब आते हैं फिर से उस एसेट्स वाले कहानी पे कि 12 लाख का एसेट्स था उसके पास, 4 लाख का एसेट्स सी को मिलना था, लेकिन ए और बी उसको क्या बोला कि 4 लाख के बदले में तुम्हें 6 लाख रुपया देना पड़ेगा, 2 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो सी बोला कि नहीं, हम 2 लाख रुपया कैसे देंगे, हम क्यों देंगे 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा? अब जाकर के सी को ये बात समझाया कि बाबू तुम्हारे आने के कारण हमारा जो भी प्रॉफिट अब फ्यूचर में बटने वाला है, वो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। यानी फ्यूचर के प्रॉफिट में हमें सेक्रीफाइस करना होगा और जो हमें भविष्य में सेक्रीफाइस करना होगा, उसके लिए हम तुमसे आज ही पैसा ले लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड गुडविल। इसी को गुडविल कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उस बेचारे को फ्यूचर का प्रॉफिट अगर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा, अगर क्या उसे करना ही पड़ेगा, तब जाकर के उसे वो सेक्रीफाइस जो अपना प्रॉफिट करेगा, उसका कंसिडरेशन ही गुडविल होता है। इसको एक और आसान शब्द में हम समझते हैं। मान लीजिए आप 2 फ्रेंड कहीं पे बैठ करके कुरकुरे खा रहे हैं। अभी क्या हुआ, कुरकुरे का पैकेट ऐसे फाड़े ही, उसको ओपन ही किए कि तब तक आपका क्या हो गया कि एक तीसरा फ्रेंड आ गया। अब क्या करेंगे? तीसरे फ्रेंड को क्या वो कुरकुरे देंगे कि दोनों मार करके भगा देंगे उसको? सर मार करके भगा देंगे, पहले खा लेंगे फिर उसको बुलाएंगे। ऐसा नहीं करते हम लोग। अभी क्या होता कि जब वो तीसरा फ्रेंड नहीं आता, तो वो कुरकुरे आप लोग दोनों आदमी आपस में आधा आधा कुरकुरे खाते नहीं। या सपोज कीजिए 2 पैकेट था, आपने 2 पैकेट लिया और दोनों आदमी अपना अपना पैकेट फाड़ के जैसे ही मुंह में डाल ही रहे थे कि तीसरा एक आदमी आ गया, तीसरा एक फ्रेंड आपका आ गया। अब क्या हो गया कि सर या तो हम उसको मार के भगा देंगे, या हम क्या करेंगे, दोनों फ्रेंड अपने में से, एक फ्रेंड अपने में से थोड़ा निकाल करके, दूसरा फ्रेंड अपने में से थोड़ा निकाल करके, यानी दोनों आदमी थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करके अपने तीसरे फ्रेंड को भी हम लोग दे देते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? वहां भी एडमिशन होता है। बोले तो अकाउंट में कभी भी आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आप पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उसमें पॉलिशिंग करने का जरूरत होता है। उसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करने के लिए ही आपको हमसे पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे तो आप सब काम किए हुए हैं। तो यहां भी वही हुआ कि वो कुरकुरे, यानी यहाँ पे प्रॉफिट को, चूंकि फ्यूचर के प्रॉफिट को अब वो 2 जगह ना बट करके 3 जगह बटेगा। यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था उसे अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेगा, नॉट इवन इन करेंट ईयर, इन फ्यूचर। जब अब हर समय, यानी जब तक बिजनेस चलेगा तब तक प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी कारण से उस सेक्रीफाइस के लिए वो कंसिडरेशन चार्ज करता है, और उसी कंसिडरेशन को गुडविल बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भी,
गुडविल जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में समझेंगे कि दिस इज कॉल्ड गुडविल। ओके, हाँ सर समझ गए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे इसीलिए उसे कुछ एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज गुडविल, नोन एज गुडविल। ठीक ना। अब बोलता है दिस इज डन प्राइमरली टू कंपनसेट, यहां पे लिख दिया है मैंने, दिस इज डन प्राइमरली टू कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर लॉस ऑफ देयर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, फॉर लॉस ऑफ देयर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी भविष्य में जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें उसको लॉस हो रहा है, इसी के लिए उसे पैसा मिलेगा गुडविल के रूप में। यानी 4 लाख रुपया तो जो आप फॉर्म में आ रहे हो भैया, 4 लाख का तो आपको एसेट्स मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर के प्रॉफिट को जो हम सेक्रीफाइस करेंगे, इन फ्यूचर के प्रॉफिट को जो हम सेक्रीफाइस करेंगे उसके लिए भी आपको पैसा देना होगा। एंड दैट कंसिडरेशन इज फॉर व्हाट, दैट फॉर गुडविल, दैट फॉर गुडविल। तो दिस इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, हाँ सर समझ गए। और इस आपको एक चीज बतला दे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल ही आपका एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा बड़ा है, लेकिन एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए नोट बना करके लाया है और आपको काफी अच्छे तरीके से समझ होगा। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके गुडविल का कॉन्सेप्ट 2-4 जगह आपके बुक में देता है, सो दैट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन हम क्या किए उसको समराइज कर लिए, एक ही जगह पे गुडविल के बारे में पढ़ेंगे और हमारा सारा कंप्लीट। इवन यही नहीं, हमारा एग्जिस्टिंग पार्ट, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चेंज होगा वहां भी गुडविल के बारे में पढ़ना है, रिटायरमेंट में, डेथ में, जहां जहां भी गुडविल पढ़ना है, लगभग हम सारा गुडविल यहीं पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत जो चेंज होगा वो हम लोग रिलेवेंट टॉपिक में जाके पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत, लेकिन आप समझिए कि गुडविल के बारे में लगभग 95% हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक ना, हाँ सर समझ गए। अब बोलता है इंपोर्टेंट पॉइंट विच रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो आपको किस किस पॉइंट पे ध्यान देना होगा, या आप यूं कहिए कि आपको क्या क्या कैलकुलेशन करना होगा, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। नहीं, भले ये पॉइंट आपको लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि सर एकदम होश आपका उड़ने लगे, सर इतना कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है। हम ऐसे पॉइंट लिख दिए हैं जो आपके माइंड में ये बात रहे। क्या करना होगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा तो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। आपके क्वेश्चन में या तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम खुद से कैलकुलेट कर देंगे। ये जब हम बेसिक पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हमने बोला था आपको कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना हम एडमिशन वाले यूनिट में पढ़ेंगे, और वो समय आ गया। नहीं, वो समय आ गया तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहां जो अभी ए और बी 50-50 हजार रुपया सेक्रीफाइस कर रहा था वो भी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया तो ओके, नहीं तो हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक ना। फिर क्या है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये क्या होगा अभी तुरंत देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, ये पढ़ेंगे। और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, फिर नया पार्टनरशिप फॉर्म का कैपिटल कैसे एडजस्ट होगा ये पढ़ेंगे। बस यही 6 टॉपिक हम पढ़ेंगे और हमारा एडमिशन समाप्त, हमारा पार्टनरशिप का एडमिशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा, और आपको बतला दे इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी आपके बुक में है, यहां से पढ़ के आप जाएंगे, सारे क्वेश्चन पे अटैक कर देना है। बेसिक वाले में तो आप 1-2 क्लास तक क्वेश्चन बना भी नहीं पाए थे, क्योंकि फाउंडेशन धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, लेकिन अब तो फाउंडेशन डेवलप हो चुका है। ठीक ना, तो अब फर्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। और आज जैसे हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, आप जाकर के क्वेश्चन बनाएंगे आपके बुक से, आपका क्वेश्चन बन जाएगा एकदम 110% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, देखते हैं क्या है। बोलता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
When new partner is admitted, जब नया पार्टनर एडमिट होता है, he acquire his share in profit, he acquire his share in profit from the old partner, वो अपने प्रॉफिट का शेयर कहां से एक्वायर करता है? ओल्ड पार्टनर से। प्रॉफिट का शेयर कहां से एक्वायर करता है? ओल्ड पार्टनर से, ठीक ना। बट what will be the share of new partner, but what will be the share of new partner and how he will acquire it from the existing partner is decided mutually among the old partner and the new partner। क्या बोला कि जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो अपने शेयर का प्रॉफिट, आपको बताया है 2 अधिकार मिलता है, तो पहला अधिकार यानी शेयर का प्रॉफिट का शेयर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है उसी से एक्वायर करता है। लेकिन अब वो उससे कितना एक्वायर करेगा, कैसे एक्वायर करेगा, एक्वायर करने के बाद कितना प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बच जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर और नए पार्टनर के बीच में, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। वही हमने लिखा कि हाउ ही विल एक्वायर इट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज डिसाइडेड म्यूचुअली, ये म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है अमंग द ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर। सभी आदमी बैठते हैं टेबल पे, पुराना पार्टनर नया पार्टनर बैठता है, बोलता है कि भैया तुम इतना पैसा लाए हो इसलिए हम तुमको इतना शेयर दे पाएंगे, ठीक ना। अभी आप इलास्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, ठीक ना। देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम डायरेक्ट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिए, चूंकि कभी कभी क्या होता है कि साइकिलिंग, मान लीजिए साइकिल आप लोग चलाते होंगे, आप तो हीरो लोग हैं भाई, बाइक नहीं, हम लोग के ऐसा नहीं कि हम लोग के जमाने बोलेंगे तो आप समझ अच्छा सर आप बहुत, ऐसा नहीं, कहने का मतलब हो गया अभी थोड़ा ज्यादा ये हो गया है, बाइक वगैरह एकदम कॉमन हो गया है, और हम लोग जब 11th 12th या थोड़ा मतलब ये थे थोड़ा कम था, समझे। कहने का ये मतलब हो गया कि ऐसा मत समझना कि बहुत, ठीक ना। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने पे क्या हो गया कि अगर कोई थ्योरी लिख करके आपको दे दे, बाइक आप कैसे चलाएं, क्या कहीं पे बुक में थ्योरी पढ़े कि हाँ जाएंगे, सीट पे बैठेंगे, एक्सीलेटर होगा हमारे राइट हैंड साइड में, फिर लेफ्ट हैंड में क्लच होगा, ब्रेक होगा, किक मारेंगे, ऐसा कुछ कहीं पे थ्योरी पढ़े? नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल, डायरेक्ट प्रैक्टिकल। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप बाइक का थ्योरी पढ़ करके जाओगे बाइक चलाने, हो सकता है कि आपको बाइक चलाने में परेशानी होगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सीट पे बैठते हैं और सीधा उसको पहले धीरे धीरे 1 नंबर गियर में, 2 नंबर गियर में हम लोग चलाते हैं और हम लोग आसानी से उसको चला भी लेते हैं। उसी तरीके से इस टॉपिक को हमने डायरेक्ट क्या किया, प्रैक्टिकल यानी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया। हर जगह जैसा रिक्वायरमेंट होगा टॉपिक का, हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे। कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट लिखवा देंगे, प्रैक्टिकल हम नहीं करवाएंगे, कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल हम करवा देंगे, कॉन्सेप्ट बहुत कम होगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि जो न्यू PSR हमें कैलकुलेट करना है, या यहीं पे हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे आगे टॉपिक में, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। कैसे है, 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं, इसी 4-5 एग्जाम्पल में आपका सारा केस कवर हो जाएगा। बोलता है एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज कीजिए A एंड B आर पार्टनर, A और B पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, और वो अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। They admitted C for 1/5 share, calculate new PSR। NPSR का मतलब हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR, ठीक ना। NPSR आप समझ रहे होंगे, हाँ सर समझ रहे हैं। यानी क्या क्वेश्चन बोला कि A और B 2 पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता था, और उसने एक नया पार्टनर C को एडमिशन दिया है कितने शेयर के लिए, फॉर 1/5 शेयर इन फॉर्म, फॉर 1/5 शेयर इन फॉर्म। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बिल्कुल आसान, देखते हैं। बोलता है कि टोटल शेयर ऑफ फॉर्म, फॉर्म का टोटल शेयर कितना है, सपोज कीजिए 1, 100 पे भी बना सकते हैं, 1 पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 पे बनाते हैं, ठीक ना। फॉर्म का टोटल शेयर कितना है, 1 है। अब उस 1 में से 1/5 कौन लेकर के चला जाएगा, जो न्यू पार्टनर आया है वो, यानी 1 जो न्यू पार्टनर आया उसका तो रेशियो आपको मालूम है, तो 1 में से 1/5 चला गया, तो अब कितना बचा,
पुराने पार्टनर, जो पुराना 2 पार्टनर है ए और बी, उसके लिए कितना बचा सर 1 माइनस 1/5। 1 माइनस 1/5 यहाँ पे मैंने लिखा भी है। यहाँ पे क्या करेंगे 1 एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे न्यू पार्टनर जो सी है, हमारा नया पार्टनर सी है, वो कितना लेकर के चला जाएगा 1/5 लेकर के चला जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर किसके लिए बचेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए। एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए कितना बचेगा सर 1 माइनस 1/5, यानी 1 माइनस 1/5 ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके सर, ये तो हमारा एड लेस तो हम लोग सर क्लास 8 से ही पढ़ते हैं। क्लास 8 क्या, ये तो हम लोग क्लास कितना 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए सर ये सब तो सर हम लोग ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे बस आप इस सब चीज को ऐसे उड़ाइए और हम पार्टनरशिप को ऐसे उड़ा देंगे, ठीक ना। कहने का मतलब हो गया कि सर ये तो बिल्कुल आसान है। ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 LCM ले लेते हैं, सॉरी 5 ले लेंगे। 5 × 1 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया सर 4/5। सर ये बहुत आसान है सर, ये हम लोग आसानी से कर लेंगे। ये आपको आता होगा, ये क्या है जोड़ घटाओ, नहीं जोड़ घटाओ प्लस माइनस, ये तो हम लोग सर क्लास 4 से सीखते आ रहे हैं, क्लास 3 से सीखते आ रहे हैं। आप लोग तो इंटेलिजेंट है भाई, 3 से सीखते आ रहे हैं। नहीं तो सर ये आसान है, हम ये कर लेंगे। अब चूंकि नया पार्टनर को आने के बाद पुराने पार्टनर में प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं बोल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। और आपको ये मालूम है कि पुराना ए और बी का शेयर 4:5 है, यानी 4:5 किसका शेयर है, ए और बी का, ए एंड बी का, और 1:5 किसका है, 1/5 किसका है, सी का है। ये आपको मालूम हो गया। तो अब पुराने पार्टनर का शेयर नहीं दे रहा है तो हम उसको क्या करेंगे सर, सिंपल, जो उसका पुराना रेशियो था 3:2 उसी रेशियो में बांट देंगे। जब क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा है तो हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, क्या सर इक्वल बांट दे, नहीं कैसे बांट देंगे, ठीक ना। क्या सर कुछ चेंज करो, कैसे कर सकते हैं आप चेंज। यहाँ पे जो बेस्ट लॉजिक ये लग रहा है कि आप ऐसा कीजिए कि अगर पुराने पार्टनर के बारे में, नया पार्टनर को एडमिशन होने के बाद पुराने पार्टनर के बीच में प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, अगर ये बात नहीं दिया तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि पुराना पार्टनर अभी भी उसी रेशियो में प्रॉफिट लेंगे जिसमें वो पहले ले रहे थे, ठीक ना। हाँ सर ये लॉजिकल लग रहा है बिल्कुल। तो ए को कितना मिल जाएगा सर, ए को मिल जाएगा 4/5, जो कि ए और बी के लिए है। ए एंड बी के लिए कितना 4/5 आप ही कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे ये 4/5 का कितना मिल जाएगा 3/5। सर ये 3/5 कैसे आ गया, तो 3:2 में ए का रेशियो कितना हो गया 3/5 और बी का रेशियो कितना हो गया सर 2/5। ये तो समझ रहे हैं। हाँ सर ये भी हम लोग रेशियो एनालिसिस तो सर हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। वेरी गुड, आप लोग को तो बतला दिया, आप सब क्लास 8 तक का ही पढ़ाई तो पढ़ना है अकाउंट में। हाँ सर, यानी 4/5 का 3/5 कौन ले लेगा सर, ए ले लेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया, यानी 4 × 3 = 12 और 5 × 5 = 25। ये होपफुली आप समझ रहे होंगे। हाँ सर आगे बढ़िए। फिर बी का क्या हो जाएगा, उसी 4/5 का 2/5 ले लेगा बी, तो कितना हो जाएगा 8/25। अब रेशियो क्या हो गया ABC। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल चीज वैसे आपको आता होगा लेकिन फिर भी एक बार गौर करेंगे। अब रेशियो क्या हो गया ए और ए बी एंड सी के बीच में, सर ए का हो गया 12/25 जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा है, बी का हो गया 8/25 जो यहाँ पे कैलकुलेट करा है, और सी का कितना हो गया 1/5 जो यहाँ पे कैलकुलेट करा है, ठीक है। अब सर ये तो शेयर के रूप में हो गया कि 12/25, 8/25, 1/5, लेकिन इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिखे, क्या सर 12:8:1 लिख दे, नहीं। रेशियो फॉर्म में लिखने से पहले वैसे आपको मास्टर जी ने या मैडम ने क्लास 8 में ये बात बतलाया होगा कि बाबू इसको रेशियो फॉर्म में लिखने से पहले तुम्हें डिनोमिनेटर को चेक करना होगा। डिनोमिनेटर मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी जो नीचे है, नहीं, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, ए के नीचे 25, बी का डिनोमिनेटर कितना है उसके रेशियो का 25, और सी का डिनोमिनेटर कितना है 5। यानी यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है
दैट्स वाई आप इसको रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और मैडम जी ने आपको यह भी बतलाया था कि बाबू डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर अलग है उसको हम कोशिश करेंगे सेम करने का। कैसे कोशिश करेंगे, तो यहां पे हम देखते हैं, इस चीज को हमने लिख भी दिया। टू राइट दिस इन रेशियो फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। दैट इज 12/25, 8/25 और 1/5। आपको याद आ रहा होगा बचपन में आप जब बदमाशी किया करते थे, जब बहुत शरारत किया करते थे, मैडम जी आपको बोलती थी बाबू पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन फिर भी आप बदमाशी कर लिया करते थे। लेकिन आज वही नॉलेज आपको काम देगा कि सर अगर 1/5 लिखा हुआ है या अगर सर हम इसको 1/5 को मल्टीप्लाई कर दे 5/5 यानी 5/25 लिखा हुआ है, 1/5 लिखा हो या 5/25 लिखा हो, इसमें सर कोई अंतर नहीं होता है। चूंकि हम इस 5/25 को जब चाहें तब हम 1/5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जब चाहें तब कन्वर्ट। आप किसी भी चीज का एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए 100 है, फॉर एग्जाम्पल 100 का 1/5 कितना होता है सर 20, और 100 का 5/25 कितना आएगा सर, 100 का 5/25 भी तो सर 20 आएगा। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? मजाक नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट को याद दिलवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं। ऐसा बात तो नहीं बोलेंगे, चूंकि ये कॉन्सेप्ट आप मैडम जी से पढ़ के आए हैं, ये कॉन्सेप्ट को हम आपको याद दिलवा रहे हैं कि 100 का अगर आप 1/5 कैलकुलेट करो या 100 का 5/25 कैलकुलेट करो, बोथ आर सेम। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहां भी यूज करेंगे कि सर यहां जो हमारा चेंज था जिसका डिनोमिनेटर, उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से। और ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब हम क्या देख रहे हैं कि सर 25 ए में भी डिनोमिनेटर आ गया, बी के रेशियो में भी डिनोमिनेटर आ गया और सी में भी आ गया। अब जब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाता है, एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, रेशियो फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। यानी अब रेशियो क्या हो जाएगा सर, 12:8:5, 12:8:5, ठीक ना? हाँ सर, यानी इसको रेशियो, इस चीज को जरूर याद रखिएगा बाबू, इस चीज को प्लीज आप लोग याद रखिएगा कि रेशियो फॉर्म में लिखने से पहले डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। टू राइट दिस इन रेशियो फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। सर अच्छे तरीके से याद रहेगा, आपने इतना बार बोल दिया, जरूर बोलेंगे, निश्चित बोलेंगे, ठीक ना, सो दैट कि आपको याद रहे, ठीक है? हाँ सर, डिनोमिनेटर फॉर्म में हम लिख लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तब जाकर के हम सर रेशियो फॉर्म में लिखने का दुस्साहस करेंगे, ठीक है? नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना, ठीक ना? ये भी सही है, एक चीज और बतला दे, ये भी सही है। नहीं तो अगर रेशियो फॉर्म में लिखना, अगर आप 12:8:1 लिख देंगे, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आप ऐसे लिख दो, या अगर रेशियो फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखो, ठीक है? हाँ सर, लिख लेंगे, समझ गए? बस अब एक एग्जाम्पल आप जब समझ लिए तो आगे का एग्जाम्पल आपके लिए और भी आसान हो जाए, ठीक ना? क्या है सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड केस आप कह लीजिए, एग्जाम्पल कह लीजिए। बोलता है ए एंड बी पार्टनर, हमेशा ए और बी पार्टनर रहेगा और सी का एडमिशन होगा, ठीक ना? इस चीज के लिए याद रखना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 में ही बांट रहा है, जो पहले बांट रहा था। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, फिर सी कितना 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, विच ही गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये एक नया लाइन जोड़ दिया, विच ही गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। वो जो 1/5 शेयर लेगा ना, वो हाफ इक्वल, यानी 1/5 का हाफ लेगा ए से और 1/5 का हाफ लेगा बी से, ठीक ना? दिस इज द डिफरेंस। क्या करेंगे सर, सिंपल इसमें क्या करना होगा सर, 1/5 का हाफ कैलकुलेट कर लेंगे, उतना जो ऑलरेडी ए को मिल रहा था उसमें से लेस कर देंगे, और उतना ही जो ऑलरेडी बी को मिल रहा था उसमें से लेस कर देंगे। कौन सी बड़ी बात हो गई? वही चीज यहां पे लिख रहे हैं। टोटल शेयर ऑफ सी कितना है, नया पार्टनर 1/5 है सर, ठीक ना? गेट फ्रॉम ए, ए से कितना उसको मिल रहा है 1/5 का हाफ,
1/5 का हाफ लेगा यानी 1/10 हो जाएगा, और B से कितना लेगा 1/10 ले लेगा। ठीक है, अब नाउ न्यू PSR क्या हो जाएगा, A का पहले से कितना था 3/5 था, उसमें से 1/10 चला गया किसको, नए पार्टनर C को, यानी ये ओल्ड रेशियो था और ये सेक्रीफाइस कर देगा, सेक्रीफाइस रेशियो यानी C को देगा अपने रेशियो में से, तो ये 1/10, तो 3/5 माइनस 1/10 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, क्या आपको आता है कैलकुलेट करने, हाँ सर बिल्कुल आता है, यानी 5/10 हो जाएगा, वेरी गुड। B का अगर कैलकुलेट करते हैं 2/5 माइनस 1/10 तो ये 3/10 हो जाएगा, और C का रेशियो तो आपको मालूम ही है 1/5। फिर डिनोमिनेटर चेक करेंगे, और उस चक्कर में हमें क्या करना पड़ा, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 2 1 जा 2, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया 10 आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तब हम इसे क्या कर सकते हैं, रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं 5:3:2। ये समझ में आया होगा आपको, हाँ सर अच्छे से समझ में आया। ठीक है, लिख लिए, हाँ सर लिख लिए। अब नेक्स्ट केस स्टडी और एक देखते हैं, बस 5 केस है, 5 तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, नहीं। फिर क्या बोला, A एंड B आर पार्टनर, एग्जाम्पल 3 में क्या है, A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, दे एडमिटेड C फॉर 3/10, यहाँ पे 3/10 के लिए एडमिट करता है शेयर, विच ही एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम A एंड 1/10 फ्रॉम B। सर ये तो और आसान, आप अगर देखें पिछले वाले एग्जाम्पल में तो आपको कैलकुलेट करना पड़ा था इक्वल, यानी 1/5 का 1/2 नहीं कैलकुलेट किए थे, यहाँ तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया, ये तो और आसान कर दिया। नहीं, सीधा हम क्या करेंगे, A का जो पहले से रेशियो है उसमें से 2/10 लेस कर देंगे, B का जो पहले से रेशियो है इसमें से 1/10 लेस कर देंगे, और C का रेशियो दिया हुआ है वही काम करेंगे। एक्चुअली ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, फिर भी हम आपको एक थोड़ा रिफ्रेशिंग दे देते हैं, और ये मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक गुडविल हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसे इसको भी हम अच्छे से देख लेंगे। नहीं, A क्या बोला सर 3/5 उसका रेशियो ओल्ड था, यानी ओल्ड रेशियो OR, और ये सेक्रीफाइस कितना किया है 2/10 जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 4/10 आ जाएगा। B का कितना आ जाएगा सर 3/10 आ जाएगा। C का कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। हमारा डिनोमिनेटर संजोग से बाई चांस डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख देंगे 4:3:3। ठीक है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 में बोलता है A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। वो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट रहे हैं 3:2, वही पुराना दे एडमिटेड C। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन चेंज कर रहा है, A सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, A सरेंडर किया है 1/4, उसका जो शेयर था 3/5 उसका 1/4 A ने सरेंडर किया है, एंड B 1/3 जो B का शेयर था 2/5 उसका 1/3 उसने सरेंडर किया है ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। यानी यहाँ पे C किस रेशियो पे आ रहा है ये बात नहीं दिया, लेकिन कौन कितना सरेंडर कर रहा है C के फेवर में वो आपको दे दिया। तो क्या अब रेशियो कैलकुलेट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। देखते हैं एनपीएसआर क्या होगा। ए का पहले रेशियो कितना था 3/5 और उसने सरेंडर किया है कितना 1/4 यानी 3/5 का 1/4। तो 3/5 जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग कितना हो जाएगा 3/5 का 1/5। नहीं, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3/5 माइनस 3/20 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 9/20 आ जाएगा। बी का अगर आप कैलकुलेट करेंगे 4/15 आ जाएगा। और सी का कैलकुलेट, अब सी का कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो जो सेक्रीफाइस किया, ए ने जितना सेक्रीफाइस किया प्लस बी ने जितना सेक्रीफाइस किया, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20 और बी ने कितना किया 2/15। तो 3/20 प्लस 2/15 को अगर हम करते हैं तो ये 17/60 आ जाता है, 17/60 आ जाता है अगर आप इसको ऐड करोगे तो। अब इसको हमको रेशियो फॉर्म में लिखना है, फिर वही करेंगे, तीनों को हम क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे। 9/20, 4/15 और 17/60। डिनोमिनेटर चेक कर रहे हैं, किसी का डिनोमिनेटर नहीं मैच कर रहा है, इसका 20 है, इसका 15 है और इसका 60 है। हम क्या करेंगे, ऐसा दिमाग लगाएंगे कि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए, सबसे जो अधिक है उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बाकी वाले को। तो
तो 20 में आखिर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाए तो 3 से, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3/3 कर देंगे। 15 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाए तो 4 से, ऊपर नीचे 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया क्या हो जाएगा 27/60, 16/60 और 17/60, 27:16:17। नहीं, दिस इज योर न्यू PSR। समझ गए? हाँ सर समझ गए, बहुत आसान है। अब आते हैं हम लोग, लास्ट केस है हमारा, क्या है, A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:1, 4:1 में बांट रहा है। दे एडमिटेड C फॉर 1/4 शेयर, वो 1/4 शेयर के लिए C को एडमिट किया, विच ही एक्वायर्ड होनली फ्रॉम A, कैलकुलेट एंड PSR। ये तो आप कैलकुलेट किए थे, इक्वली फ्रॉम A एंड B किए थे, यहाँ पे होनली फ्रॉम A कर लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, सिर्फ अपने शेयर में से A दे देगा, यानी A का क्या न्यू PSR क्या हो जाएगा, A का कितना शेयर था सर 4/5 था, उसमें से 1/4 किसको दे दिया, C को दे दिया, तो इसका शेयर कितना बच गया 11/20। B का जो शेयर था पुराना उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 1/5 उसका रहेगा ही रहेगा, और C का शेयर 1/5 है। इसको रेशियो फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 11:4:5। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, जो बिल्कुल आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये 5 केस रहेगा, इसके अलावा और केस नहीं आएगा। और भी इस पे क्वेश्चन और आ सकता है, इसके अलावा केस नहीं आएगा, केस नहीं आना चाहिए, आएगा भी तो क्या दिक्कत पड़ता है यार, सॉल्व कर नहीं, ठीक है। हाँ सर, अब आते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या है, बिल्कुल आसान है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल जो हमने लिया था कि ओल्ड फॉर्म जो था उसमें क्या था, A एंड B पार्टनर था और 3 लाख के प्रॉफिट को 1,50,000 रुपया A डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और 1,50,000 रुपया B डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। जो न्यू फॉर्म बना उसमें क्या हो गया, A, B एंड C, यहाँ पे 1 लाख रुपया A डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 1 लाख रुपया B डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और 1 लाख रुपया C डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ABC। अब यहां पे A ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो सर इसको पहले कितना मिलता था, ओल्ड प्रॉफिट 1,50,000 रुपया, न्यू प्रॉफिट कितना हो गया सर 1 लाख रुपया, न्यू फॉर्म में कितना मिला A को 1 लाख रुपया, यानी सेक्रीफाइस कितना हो गया, सेक्रीफाइस A सिंपल आप शब्द में समझेंगे कि पुराना फॉर्म था जिसमें A और B पार्टनर था, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1,50,000 रुपया A को मिला, 1,50,000 रुपया B को मिला। नया फॉर्म है, यहां भी 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपया A को मिला, 1 लाख रुपया B को मिला और 1 लाख रुपीज C को मिला। अब यहाँ पे कैलकुलेट हमें करना है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है। पहले अमाउंट के फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर रेशियो के फॉर्म में समझ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अमाउंट के फॉर्म में समझते हैं, हम क्या करेंगे, अपने ओल्ड प्रॉफिट को न्यू प्रॉफिट से कंपेयर कर लेंगे। तो A को ओल्ड प्रॉफिट कितना मिल रहा था सर, A को ओल्ड प्रॉफिट मिल रहा था कितना, 1,50,000 रुपया, 1,50,000 A को मिल रहा था। नया प्रॉफिट कितना मिल रहा है सर, 1 लाख मिल रहा है। तो इसने गेन किया या सेक्रीफाइस किया, इसको बेनिफिट हो रहा है या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है सर ये कौन सी बड़ी बात है। पहले ये 1.5 लाख रुपया कमा रहा था, अब 1 ही लाख रुपया कमा रहा है, बेचारे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यानी हम S लिख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50,000 रुपया सेक्रीफाइस, ठीक है। B का भी क्या हो जाएगा सर, 1,50,000 माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा 50,000 का। C का क्या होगा सर, C का ओल्ड प्रॉफिट 0 है और न्यू प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपया, यानी C गेन करेगा कितना 1 लाख रुपया। और एक मजे की बात और बतला दे कि अगर आप सारे सेक्रीफाइस को ऐड कर दोगे तो वो गेन के बराबर हो जाएगा, वो गेन के बराबर होगा। चूंकि सेक्रीफाइस होकर के पैसा कहां जा रहा है, किसी थर्ड पार्टनर के पास जा रहा है और उसको जितना गेन होगा उतना ही तो सेक्रीफाइस हम करेंगे कभी भी। यानी इसके लिए एक सेकंड वैसे लॉस तो नहीं हुआ, 1 सेकंड के लिए अगर लॉस मानते हैं तो A का लॉस कितना है 50,000, B का लॉस कितना है 50,000, यानी 1 लाख रुपए का लॉस हुआ और उतना ही इनकम हो गया किसका, C का इनकम हो गया।
कहीं भी आप देखेंगे तो जितना एक आदमी के लिए लॉस होता है या जितना एक्सपेंसेस होता है, ठीक उतने ही रुपए का किसी दूसरे आदमी के लिए वो इनकम बन जाता है। जैसे ऑटो फेयर आप देते हो, आपका 5 रुपया या 10 रुपया आपका एक्सपेंसेस होता है, वही 5 रुपया या 10 रुपया उस ऑटो फेयर का इनकम हो जाता है, ठीक ना। तो ऑलवेज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे देखा, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन। अब एक चीज यहाँ देखेंगे, जब हम ओल्ड में से न्यू को लेस करेंगे तो हमें आप बतलाइए कि जो सेक्रीफाइस हो रहा था वो पॉजिटिव में आ रहा था या निगेटिव में, यानी 1.5 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू पॉजिटिव में 50,000 आ रहा था। इसी पॉजिटिव और निगेटिव से हम लोग गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जानना है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे ये समझा रहे हैं। पॉजिटिव में आ रहा था, यानी पॉजिटिव में अगर रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। चूंकि हम ओल्ड को न्यू से कंपेयर कर रहे हैं, पुराना अगर हमको 1.5 लाख मिल रहा था, नया 1 लाख मिलेगा, तो 1,50,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 50,000 रुपया पॉजिटिव में होगा। दिस इज कॉल्ड योर सेक्रीफाइस। लेकिन सी के केस में पुराना 0 था और नया कितना है 1 लाख रुपया, नया कितना 1 लाख रुपया, तो 0 माइनस 1 लाख यानी माइनस 1 लाख, यानी माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। उसी चीज को ये प्लस और माइनस को समझते हुए हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का कोशिश किए। क्या करना है, पहले हमको कंपेयर करना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो पुराना रेशियो था पार्टनर का, उस रेशियो में से आप नए रेशियो को लेस कर दीजिए, उसका रिजल्ट। अब रिजल्ट को चेक करेंगे, यहां पे लिख लेंगे आप लोग रिजल्ट अगर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये सेक्रीफाइस किया है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर रिजल्ट आपका निगेटिव में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। लेकिन याद रखना चाहिए यहाँ ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को लेस करें, अगर उल्टा कर देंगे तो ठीक उल्टा सिचुएशन हो जाएगा बाबू। इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना लॉजिक के साथ कि पुराना में से ऐसे सीधा हो सकता है कि रेशियो में आपका दिमाग कभी कभी नहीं चले। ऐसा नहीं कि हम आपको बोलेंगे नहीं रेशियो में ही करना है, एकदम सिंपल कि अगर रेशियो में अगर आपका कहीं दिमाग अगर नहीं चले, सिंपली उसको अमाउंट के फॉर्म में ले आओ ना, कि हम क्या करेंगे सर पुराना, अच्छा पुराना हम कितना जनरेट कर रहे थे 1.5 लाख रुपया, नया कितना 1 लाख रुपया, यानी पुराना माइनस नया यानी ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो पॉजिटिव में 50,000 रुपया आ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। लेकिन अगर आप इसी को उल्टा अगर गलती से भी कर दिए, न्यू माइनस ओल्ड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में आ जाएगा और आप क्या कर देंगे, गेनिंग रेशियो, नहीं सेक्रीफाइस। तो कहने का मतलब हो गया, ये याद रखिएगा कि हमेशा हम ओल्ड में से न्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक ना। ओल्ड में से न्यू को कंपेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, निगेटिव में आएगा तो गेनिंग हो जाएगा। अभी करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बोलता है सी एग्जाम्पल नंबर 1। आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लो, जो भी आपको बतलाए थे 5 एग्जाम्पल, उसमें से एग्जाम्पल 1 को देखिए और कैलकुलेट कीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। अगर आप उस एग्जाम्पल को देखेंगे तो जो ए था उसका ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 और न्यू रेशियो कितना आ गया था 12/25। अब 3/5 माइनस 12/25 करेंगे तो ये पॉजिटिव में 3/25 आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक ना। ठीक उसी हिसाब से बी का 2/25 है माइनस 8/25 न्यू रेशियो, तो 2/25 माइनस 8/25 करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और सी को पहले कितना मिल रहा था 0, अब कितना मिल रहा है 5/25, तो 0 माइनस 5/25 अगर आप करेंगे तो ये माइनस में आएगा 5/25। दिस इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। अगर आप सिचुएशन को रिवर्स कर देते यानी न्यू माइनस ओल्ड करते हैं तो ठीक उल्टा हो जाएगा, जो निगेटिव में आएगा वो सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा, जो पॉजिटिव में आएगा वो गेनिंग बन जाएगा। ये आई थिंक बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पे। अब आते हैं हम लोग किस टॉपिक पे, मेन टॉपिक। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। क्या है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये टॉपिक नंबर 3 है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसको काफी आसान तरीके से मैंने आपके लिए बना करके लाया है और काफी अच्छे तरीके से, जैसा आप अभी तक क्लास को एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखते आए हैं उसे हम समझेंगे
और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल फाइंड कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, कोशिश करते हैं, ठीक ना। क्या है, पहले गुडविल के बारे में समझेंगे। गुडविल के बारे में समझेंगे कि क्या है गुडविल, आखिर क्या है। एक चीज तो वहां देखे हैं, सेक्रीफाइस कर रहा है, फ्यूचर के प्रॉफिट का लॉस जो होगा उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। यानी कीमत, ये मान लीजिए पेन राइटोमीटर 30 रुपए का है, या आप एग्जाम्पल ले लो ना, एक और बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे महंगा कोट कितना में बिका था, और वो कोट किसका था? पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा कोट, सूट जो होता है, कोट पैंट, वो किसका था और कितने में बिका था? वो कोट था हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और वो कोट बिका था 10 करोड़ रुपया में। जबकि उस कोट को बनाने का कीमत कितना था? मात्र 10 लाख रुपया, मात्र 10 लाख था। लेकिन वो बिका कितना में? वो एक बार पहन लिए मोदी जी और फिर उसे ऑक्शन कर दिए। अब मोदी जी का पहना हुआ कपड़ा है भाई, कहीं भी जाएंगे तो एकदम लिखा रहा है मोदी जी का पहना हुआ कपड़ा, यानी बड़े आदमी है। नहीं, आजकल तो प्रेस्टीज इशू है, ठीक है। तो इसीलिए वो 10 लाख जिसका कॉस्ट था, वो कोट बिका कितना में? 10 करोड़ रुपया में। 10 करोड़ में बिका। क्यों बिका? या आखिर ये 9 करोड़ 90 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया, वो फॉर व्हाट? ओनली फॉर गुडविल। वो कोट तो था 10 ही लाख का, अगर वो आदमी मार्केट से वैसा कोट अगर बनवाने जाता, उसको 10 लाख में वो कोट मिल जाता। लेकिन फिर भी वो मार्केट से ना जा करके कहां पे गया? मोदी जी वाला कोट ऑक्शन से परचेज करके लाया 10 करोड़ में, यानी 9 करोड़ 90 लाख जो उसने पे किया। फॉर व्हाट? फॉर गुडविल। दिस इज कॉल्ड गुडविल। अब इससे बेटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है जी गुडविल का? इससे बेटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है गुडविल का? गुडविल के बारे में अभी देखेंगे हम लोग, उसके बाद और भी डिस्कस करते हैं। गुडविल आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। क्या बोलता है? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। हमें तो भैया बिजनेस करना है यहाँ पे, और बिजनेस के बारे में गुडविल जानना है। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ, गुडविल क्या है? बिजनेस का रेपुटेशन है। वहां पे मोदी जी का रेपुटेशन था, यहाँ पे बिजनेस का रेपुटेशन। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी, याद रखना चाहिए, पैसे के टर्म में। आपको मालूम है ना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्लास 11th में ही आप पढ़े होंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंट के अंदर हम उसी चीज का एंट्री करते हैं, अकाउंट के अंदर हम वही चीज पढ़ते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सके एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी जिस चीज को मनी में मेजर नहीं कर सकेंगे उसको हम अकाउंट के अंदर उसका जिक्र ही नहीं करेंगे। ये अकाउंटिंग है बाबू, हिस्ट्री नहीं है या लॉ नहीं है कि हम जिसको मनी में मेजर नहीं भी कर सके उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यही यहां पे बोला, गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी ये बिजनेस का रेपुटेशन है, लेकिन पैसे के टर्म में इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य। कैसे? भगवान, गॉड अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर समय हर जगह पे हम लोगों का रक्षा करता है। वो क्या है? अदृश्य है। ठीक उसी तरीके से गुडविल, उस कोट में कहीं भी उसमें 10 करोड़ का क्वालिटी नहीं था, लेकिन वो इंटेंजिबल था। लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था? रेपुटेशन ऑफ पीएम। रेपुटेशन ऑफ पीएम, इस कारण से उस 10 लाख के कोट का कीमत 10 करोड़ हो गया था, ठीक ना। 10 लाख के कोट का कीमत 10 करोड़ हो गया था। तो इसीलिए रेपुटेशन अगर बिजनेस के साथ जुड़ जाता है, यानी जो बिजनेस काफी कंसिस्टेंटली अच्छे तरीके से बिजनेस करता है, मन लगा करके बिजनेस करता है, उस बिजनेस के साथ क्या होता है? वो तो प्रॉफिट जनरेट करता ही करता है, साथ ही साथ उसके साथ रेपुटेशन भी जुड़ जाता है। आपको मालूम होगा अभी हाल में वॉलमार्ट जो कि फ्लिपकार्ट, जो कि अपने इंडिया की कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसको फॉरेन की एक कंपनी वॉलमार्ट ने परचेज करा। उसमें 74% शेयर उसने परचेज किया, और उसके लिए उसने काफी कीमत चुकाया, जबकि उतने का उसके पास एसेट्स नहीं था फ्लिपकार्ट के पास।
फ्लिपकार्ट के पास उतने रुपए का संपत्ति नहीं था, लेकिन सिर्फ फ्लिपकार्ट नाम अपना यूज करने देगा। उस नाम को यूज करने के लिए वॉलमार्ट ने उसको बहुत सारा पैसा दिया। ये पैसा क्यों दिया? रेपुटेशन के लिए। यानी जब कोई भी बिजनेस मान लीजिए टाटा है, रिलायंस है, आप अगर कोई सामान परचेज करने जाते हैं किसी अच्छे कंपनी का, क्यों परचेज करते हैं? सर फलाने कंपनी का यानी अच्छा होगा, हो सकता है वो खराब हो सकता है, ऐसा नहीं कि उस कंपनी का है तो अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसी कंपनी का परचेज करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उसका रेपुटेशन है मार्केट में बहुत दिनों से, उसका मार्केट में बहुत दिनों से रेपुटेशन है, दैट्स वाई हम उसका परचेज करना चाहते हैं। इसी कारण से जबकि वो रेपुटेशन हमें दिखाई नहीं देता है, वो हिडन होता है, गुडविल हिडन रेपुटेशन होता है, उसके बावजूद भी हम उस सामान पे जो अगर किसी नॉर्मल कंपनी का लेंगे तो हमें कम पैसा में मिल जाएगा, ठीक वही सामान हम किसी कंपनी का ब्रांडेड का लेते हैं तो अधिक में मिलता है, अधिक में मिलता है। वो अधिक पैसा हम क्यों चुकाते हैं? नो डाउट फॉर क्वालिटी ऑल्सो, क्वालिटी बेटर होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा होता है रेपुटेशन, नाम, क्योंकि उसका हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि उसका सामान बेटर होता है। ठीक है, इसीलिए बोलता है कि गुडविल, अब समझ गए होंगे आप कि गुडविल क्या है, कि इट इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का रेपुटेशन होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की टर्म में, और ये हमारा इनटेंजिबल एसेट्स। बोलता है कि क्या क्या फैक्टर आपके गुडविल को अफेक्ट करता है, कैसे किसी बिजनेस का गुडविल बन जाता है, कैसे किसी बिजनेस का गुडविल बन जाता है। बोलता है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपके बिजनेस का कितना गुडविल है ये कैसे मालूम चलेगा? तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का बिजनेस है। मान लीजिए आप समझ ना, क्रिमिनल है दाऊद इब्राहिम, उसका भी अपना गुडविल है, बट वो निगेटिव गुडविल है, उसका क्या कुछ वैल्यू है? 0। अगर जिस दिन वो सामने आ जाएगा सीधा पकड़ के तिहाड़ जेल में डाल देगा उसको, नहीं तो उसका भी गुडविल है, लेकिन उसका नेचर ऑफ बिजनेस इतना गंदा है, इलीगल है, कि उसके गुडविल का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। यानी नेचर ऑफ बिजनेस बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, गुडविल भी उसी हिसाब से बनने वाला है। लोकेशन, आपके बिजनेस का लोकेशन कहाँ, किस जगह पे है। लोकेशन, मान लीजिए आप लोकेशन को समझने के लिए, मान लीजिए किसी दुकान को आप समझ लीजिए कि आपको कोई अपना शोरूम ओपन करना है, शोरूम ओपन करना है एसी का, अभी गर्मी का महीना है, आप एसी का शोरूम ओपन करना चाह रहे हैं। शोरूम ओपन करने के लिए आप क्या कर गए, किसी गांव घर में चले गए, सुदूर देहात में, जहां पे रिमोट एरिया, कहीं पे कोई नहीं जाता है, या पहाड़ी एरिया में एकदम जहां पे कोई नहीं जाता है, वहां पे जाकर के आप एक अच्छा सा शोरूम कहीं पे देखे और वहां पे आप रेंट पे ले लिए। वो शोरूम आप कितना मिल जाएगा? बहुत कम में। अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का होगा तो मुश्किल से 2 या 3000 रुपए के रेंट में आपको मिल जाएगा। लेकिन वही शोरूम अगर आप किसी रेलवे स्टेशन के पास, किसी मार्केट, सुपर मार्केट में, या किसी अच्छे चौक पे, जैसे पटना में मान लीजिए बोरिंग रोड एरिया हो गया, डाक बंगला चौराहा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इस सब जगह पे अगर आप लेते हैं तो वही जो 3000 में आपको जो मिल रहा था शोरूम 1000 स्क्वायर फीट का, वहां 1000 तो छोड़ दीजिए, यहाँ 500 स्क्वायर फीट का भी अगर आप शोरूम लेंगे तो आपको 25-30,000, 40,000, 50,000 रुपया भी रेंट देना पड़ सकता है। क्यों इतना डिफरेंस हो गया? क्योंकि वो आदमी आपसे पैसा किस चीज का ले रहा है? लोकेशन का पैसा ले रहा है। जो सामान आपको दूर में, जहां पे कस्टमर का मूवमेंट बिल्कुल 0 है, वहां पे आपको 3000 में मिल रहा था, उससे कम सामान आपको उससे कई गुना ज्यादा कीमत में मिलता है, बिकॉज ऑफ लोकेशन। यानी लोकेशन बहुत मायने रखता है गुडविल को जनरेट करने के लिए। और फिर भी आपको इतना महंगा मिलता है, फिर भी आप दूर देहात में ना लेकर के आप एसी का शोरूम कहां ओपन करना पसंद करते हैं? मेन मार्केट में। और आप 50,000 रुपए में 500 स्क्वायर फीट ही लेते हैं, लेकिन मेन मार्केट में बिजनेस करते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि वहां बिजनेस करके हम भले ही वहां पे हम बिजनेस करेंगे तो हमको रेंट के नाम पे तो 47,000 मंथली कम पैसा लगेगा, लेकिन वहां इनकम ही हमारा इतना कम होगा कि वो 47,000 हम बचा करके भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर हम यहां बिजनेस करते हैं, भले हमको 47,000 हमको अधिक देना पड़ेगा, लेकिन उस 47,000 जो हम अधिक देंगे उस कारण से हम यहाँ पे पैसा भी बहुत जनरेट करेंगे, इनकम भी बहुत हमें हो। इस कारण से वो आदमी वहीं पे बिजनेस करता है जहां पे मेन मार्केट हो। यानी लोकेशन बहुत फैक्टर होता है गुडविल को जनरेट करने की। तीसरा क्या होगा, इफिशिएंट मैनेजमेंट। मान लीजिए आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट ही सुस्त है, इफिशिएंट नहीं है एकदम। किसी दिन मान लीजिए शोरूम ओपन होता है 5 बजे शाम में, किसी दिन 4 बजे, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 8 बजे, मतलब कोई टाइम नहीं, सुस्त मैनेजमेंट। क्या उस कारण से आपका गुडविल जनरेट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपका जो कस्टमर है आपके पास आया 10 बजे, अब अगर उसे अगले दिन किसी फ्रेंड को दिलवाना था, मान लीजिए एसी, वो फिर आया 11 बजे या 10 बजे, आपका दुकान बंद था। आपका दुकान क्या था? बंद था, आपका शोरूम बंद था, वो चला गया। फिर बेचारा सोचा हुआ चलो भैया आज मजबूरी था, किसी कारण से नहीं आया होगा। अगले दिन फिर वो आया तो आपका दुकान अगेन बंद था। फिर वो अगले दिन आया 4 बजे शाम में, तो आपसे पूछा तो बोला कि हाँ अभी हम 4 बजे ही ओपन कर रहे हैं। यानी कोई अगर इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट का बिहेव बेटर नहीं है, आप बहुत सारे बिजनेस में देख रहे होंगे बिहेव बहुत बड़ा फैक्टर हो गया आजकल। आपको प्यार से बात करना होगा। बिजनेस करने आए हैं, किसी से लड़ने नहीं आए हैं। तो बिजनेस में आप देखते होंगे जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो कितना प्यार से आपसे बात करता है। यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट भी गुडविल को जनरेट करता है। ठीक है। मार्केट सिचुएशन। अब मार्केट सिचुएशन का अभी से ज्यादा बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लीजिए आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लोकेशन भी जबरदस्त है, इफिशिएंट मैनेजमेंट एकदम दिन रात काम करने के लिए तैयार है, लेकिन मार्केट एकदम क्रैश कर गया। अभी कोरोना ऐसा वैश्विक महामारी में भले ही उसका लोकेशन अच्छा हो, नेचर ऑफ बिजनेस बेटर हो और मैनेजमेंट इफिशिएंट हो, लेकिन क्या किसी का गुडविल जनरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बहुत दिक्कत है, अभी बहुत दिक्कत है। यानी जब मार्केट का सिचुएशन एकदम वर्स्ट सिचुएशन है, एकदम रिसेशन आ गया है मार्केट में, इन दैट सिचुएशन गुडविल जनरेट नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये फैक्टर भी डिपेंड करता है कि मार्केट भी बूम कर रहा हो, मार्केट भी जब बढ़ रहा हो तब जाकर के आपका गुडविल भी बूम करता है। समझ गए? हाँ सर। तब तो आजकल मार्केट सिचुएशन को देख करके तो ही देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोकेशन पे आपको कम पैसे में आपको प्रीमाइसेस मिल जाएगा। आज के समय में जो चल रहा है रिसेशन, जो चल रहा है पेंडेमिक अभी कोरोना का, उस कारण से आप देखेंगे अच्छे अच्छे जगह पे आपको कम पैसे में अच्छा शोरूम मिल जाएगा, बिकॉज मार्केट सिचुएशन बहुत गंदा नहीं। फिर क्या बोलता है? स्पेशल एडवांटेज। कुछ स्पेशल एडवांटेज अगर आपके साथ है उस कारण से भी आपके बिजनेस का गुडविल अफेक्ट होता है। स्पेशल एडवांटेज क्या हो सकता है? तो लिखा है द फर्म दैट एंजॉय स्पेशल एडवांटेज, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। यानी आपका जो फर्म है उसी के पास सिर्फ किसी सामान को इंपोर्ट करने का या एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है, ये स्पेशल एडवांटेज हो गया। पेटेंट है आपके पास, ट्रेडमार्क है, एटसेट्रा। पेटेंट, ट्रेडमार्क, एटसेट्रा। जैसे क्या है कि मान लीजिए हम कोई फॉर्मूला डेवलप किया और उसका हमने क्या करा? पेटेंट करवा लिया। अब ये हमारा पास एक स्पेशल एडवांटेज हो गया। अब मेरे ही तरह कोई दूसरा आदमी मान लीजिए कोई काम कर रहा है, उसके पास वो पेटेंट नहीं है, वो हमसे लेकर के काम करता है, तो उसके पास ये एडवांटेज कम है। तो मेरे बिजनेस का गुडविल ज्यादा होगा, सेम बिजनेस हम कर रहे हैं, इफिशिएंट मैनेजमेंट भी सेम है, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल एडवांटेज है जिस कारण से हमारा क्या होगा? गुडविल ज्यादा होगा और हमारे बगल वाले बिजनेस का गुडविल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ये 4-5 फैक्टर ऐसा है कि गुडविल, ये हालांकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, ऐसे आप समझ लीजिए, आपको थ्योरी में पूछेगा, बट प्रैक्टिकली इसका कोई यूज होने वाला नहीं है हमारे क्वेश्चन में। लेकिन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल क्या क्या होगा, तो ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। मेन अभी हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग वाले में। अब बोलता है गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। गुडविल को 2 कैटेगरी में आप क्लासिफाइड कर सकते हो। कौन कौन सा कैटेगरी? तो बोलता है एक परचेज्ड गुडविल, यानी गुडविल को परचेज भी आप करते हैं, देखते हैं कैसे परचेज करेंगे, और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। ये परचेज गुडविल क्या होता है? यानी मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है
और वो किसी चीज़ का, मान लीजिए हम स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं। अब स्कूल ओपन करने का दो तरीका हो सकता है कि या तो हम क्या करेंगे, अपना बिल्डिंग बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और अपने नाम से कुछ भी XYZ पब्लिक स्कूल, हम अपने नाम से स्कूल ओपन कर लेंगे XYZ पब्लिक स्कूल, और हम उसमें स्कूल में मेहनत करना चालू कर देंगे, खूब अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। तो हम धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद हो सकता है जितना पैसा कमाएंगे उतना ही पैसा कमाने का एक और तरीका है। जो पैसा हम 5 साल के बाद कमाएंगे उतना ही पैसा हम चाहें तो आज भी कमा सकते हैं। कैसे? सिंपली हम क्या करेंगे, हम स्कूल फिर ओपन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और हम उसको XYZ पब्लिक स्कूल ना लिख करके हम किसी स्कूल वाले से बात करेंगे जिसका मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा है। बहुत सारा स्कूल है नहीं, जैसे सेमफोर्ड हो गया, DPS हो गया, बहुत सारा स्कूल है, DAV हो गया, ठीक ना। हम किसी पार्टिकुलर स्कूल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, किसी का भी आप ले लेंगे एग्जाम्पल, ठीक ना। तो उस स्कूल वाले से हम बात करेंगे, बोलेंगे कि देखिए हमने सब कुछ डेवलप कर लिया है, हमारे पास बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ हम आपका नाम यूज करना चाह रहे हैं, सिर्फ हम आपका नाम यूज करना चाह रहे हैं, क्या आप हमें अपना नाम यूज करने देंगे? वो बोलेगा बिल्कुल करने देंगे, हम तो ये काम करते ही, हम तो फ्रेंचाइजी देते हैं लोगों को, हम अपना नाम यूज करने देंगे। लेकिन याद रहे फ्री में कुछ नहीं मिलता है, इसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। अब बोलेंगे ठीक है हम पैसा दे देंगे, तो हम उसको क्या किए, सपोज कीजिए मेरा डील हुआ और हम उसको 50 लाख रुपए दिए, देता है। आपको ये आश्चर्य कहीं लग रहा होगा, बट दिस इज द फैक्ट। हालांकि हम ये पोल खोल रहे हैं, बट दिस इज द फैक्ट। सिर्फ नाम यूज करने का 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी दिया जाता है। अब वो जो हमने पैसा दिया, उस पैसे के बदले में हमें क्या मिला? क्या कुछ हमें कोई ऐसा एसेट्स मिला जो हमको दिख रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा चीज नहीं मिला कि जिसको हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक नाम, उसका जो इंटेंजिबल चीज है, जो दिखाई नहीं देगा, वो चीज हम परचेज करके ले आए। और अब हम क्या किए, अपने स्कूल का नाम XYZ ना लिख करके हम उस स्कूल का नाम वही लिखने लगे जिसका हमने फ्रेंचाइजी लिया। और मेरे यहाँ क्या हो गया, बच्चे जो पहले 10 बच्चे आते थे अब 1000 बच्चे आने लगे पहले ही बैच में, 2000 5000, और हमारा इनकम जो 5 साल में होता वो इनकम हम पहले ही साल से जनरेट कर दिया। इस केस में हम क्या किए, सेकेंड वाले केस में हमने क्या किया, किसी दूसरे आदमी का, जो स्कूल वाला बहुत दिन मेहनत करके अपना गुडविल बनाया था, उस गुडविल को हमने जाकर के परचेज करके ले आया। यानी दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल, ठीक है। या हम मान लीजिए उस आदमी को बोले, या ये इसका एक और भी एग्जांपल हो सकता है कि हम जब उसको बोले कि आपका हम नाम यूज कर सकते हैं, बोला कि नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम अपना स्कूल बंद करना चाह रहे हैं, हम अब कॉलेज ओपन करेंगे, यूनिवर्सिटी ओपन करना है, सो आप मेरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। हम बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें बिल्डिंग में नहीं बनाना पड़ेगा। बोलिए कितना का आपका सब कुछ है? वो बोला कि ये सारा कुछ तो है, सपोज कीजिए 5 करोड़ का, लेकिन आपको इसके बदले में देना पड़ेगा 6 करोड़ रुपया। हम बोलेंगे 6 करोड़ रुपया क्यों देना पड़ेगा भैया? बोला कि ये 5 करोड़ तक तो एसेट्स का हो गया और 1 करोड़ रुपीज आपको गुडविल का देना पड़ेगा, यानी दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल, ठीक है। यानी परचेज गुडविल समझ गए? हाँ सर समझ गए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? ये जो ऊपर पढ़े हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही था। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, लोकेशन क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, फलाना चिलाना, ये सारा इसी सब चीज से तो गुडविल जनरेट होता है और इसी को इनहेरेंट गुडविल बोलते हैं, यानी ऐसा गुडविल जो होगा ही होगा। अब उस गुडविल का वैल्यू हो सकता है कम हो, बहुत ज्यादा हो, पॉजिटिव गुडविल हो, निगेटिव गुडविल हो, यानी गुडविल हर आदमी के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, सभी के साथ गुडविल जुड़ा रहता है। जैसे आपके बारे में कोई बोलता होगा ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ये भी आपका गुडविल है। आपके बारे में बोलता होगा नहीं नहीं ये बच्चा तो बहुत बदमाश है, ये भी आपका गुडविल है, लेकिन वो निगेटिव गुडविल है, ठीक ना। हालांकि ये दूसरी बात है कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, ये पॉजिटिव गुडविल है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, दैट्स वाई आप इसका अकाउंटिंग नहीं कर पाते। अगर ये इन टर्म्स ऑफ मनी हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आप इसका अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, समझे। और उस दिन अकाउंटिंग होता है एक दिन इन टर्म्स ऑफ, ये गुडविल जो है ना एक दिन आता है। वैसे मैं डॉरी सिस्टम के अगेंस्ट हूँ,
दहेज प्रथा के। लेकिन आपको जो दहेज मिलता है वो क्या मिलता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको सिर्फ देख रहा हूं कि डॉरी जो मिलता है दैट इज फॉर गुडविल। फॉर व्हाट? मान लीजिए आप भी लड़का हो और आपके साथ एक आपका दोस्त है, वो भी लड़का है, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप आईएएस हैं, आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं और आपका दोस्त नॉर्मल पढ़ाई किए हुआ है। आपको डॉरी मिलता है 50 लाख, 1 करोड़, लेकिन आपके फ्रेंड को कितना मिलता है? 5 लाख, 10 लाख। आखिर ये डिफरेंसेस क्यों हुआ? सर ये डिफरेंसेस, ये इनहेरेंट गुडविल है जो बचपन से हमें लोग कहते आ रहा था कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है, लेकिन उस समय में तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वही हम पढ़ने में तेज थे, इसी कारण से तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। और जैसे हम सीए बने तो 5 लाख का डॉरी कितना पहुंच गया? 50 लाख में पहुंच गया। ये जो 45 लाख का गैप है, दिस इज कॉल्ड गुडविल। यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ हो, इसी कारण से आपको 45 लाख रुपए अधिक मिल रहा है, भले आप देखने में बदसूरत ही क्यों ना हो। नहीं, मेरे पास तो एक एग्जाम्पल है। हम लोग बचपन में जब काफी छोटा हुआ करते थे, क्लास 6-7 में पढ़ रहे होंगे, तो एक हमारे पड़ोस में एक भैया रहते थे, अंकल थे वो, एक्चुअली हमारे अंकल के फ्रेंड थे। उनकी शादी नहीं होती थी क्योंकि उनका यहाँ पे कटा हुआ था ओठ, और उनकी शादी, और उनका दांत थोड़ा बाहर आ गया था, इस कारण से उनकी शादी नहीं हो रही थी, लड़की वाले नहीं आ रहे थे। लेकिन उनका किस्मत इतना अच्छा था कि बेचारे प्रिपरेशन कर रहे थे जनरल कंपटीशन का, और उनका दरोगा में, बिहार सरकार में दरोगा में उनका निकल गया और वो दरोगा बन गए। जैसे ही वो सर्विस ज्वाइन किए, आपको बतला दे उनके यहाँ गाड़ी का लाइन लगा रहता था, डेली 2-4 लड़की वाले आते थे, और जो आदमी को पहले फ्री में कोई नहीं ले जा रहा था, उस आदमी को तिलक के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ले गया। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं डॉरी सिस्टम के अगेंस्ट में हूं, बस आपको समझाने के लिए। अब आप एक चीज बताइए, उस आदमी को उतना तिलक क्यों मिला? उस आदमी को तिलक मिला बिकॉज ऑफ गुडविल। उसके साथ एक पोस्ट ऐड हो गया, दरोगा नहीं, दरोगा जी हो गए, दरोगा साहब, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आपका ये जो लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है बोलता है ना, वो क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट हो जाएगा। और लड़की के लिए भी बतला दें, लड़की के लिए भी बतला दें कि अगर आप पढ़ लिख करके आप भी सीए बन जाते हैं तो किसी लड़के का हिम्मत नहीं कि आपसे वो तिलक मांग लेगा। यानी आप भी पैसे को बचाते हैं। अगर आप लड़की जो सीए नहीं बन पाती है, वो अगर किसी सीए लड़का से शादी करना चाहती है तो उसके पेरेंट्स को 50 लाख रुपए तिलक देना पड़ता, लेकिन अगर वो लड़की सीए बन जाती है तो उसको तिलक नहीं देना पड़ेगा, इवन वही ले लेगा। अब तो उल्टा चल रहा है, वही ले लेगा। तो यहां भी क्या हो गया? पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना होता है। पैसे का ना जाना, आप अपने पेरेंट्स के 50 लाख रुपए को सेव करवा देते हैं ड्यू टू कि आप सीए हैं, इस कारण से वो पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना हो गया। ये भी तो गुडविल है, ये भी तो गुडविल है। यानी कहने का मतलब हो गया कि गुडविल को जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी में कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमारा सेल्फ जनरेटेड है, अपने मेहनत से ऐसा गुडविल जनरेट करते हैं। बिजनेस में भी ऐसे ही जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक चीज बतला दे, यहाँ पे हमें परचेज गुडविल के बारे में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत हम आपको बतला देंगे। हमें पढ़ना है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में, ठीक ना? हाँ सर, ठीक है। अब क्या है परचेज गुडविल के बारे में? क्या है? इट इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। बाय मेकिंग पेमेंट, आपको पेमेंट करना पड़ता है इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, when a business is purchased, the excess of purchase consideration over its net assets, नेट असेट का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज रेफर्ड एज टू परचेज्ड गुडविल। इसी को परचेज गुडविल कहा जाता है। अभी जो एग्जाम्पल देख रहे थे कि एक पार्टनर जो सी आ रहा था, पार्टनरशिप फॉर्म में 4 लाख रुपए का एसेट्स था, लेकिन उसको 5 लाख रुपए देना पड़ रहा था, तो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिया
वो सी के लिए तो परचेज गुडविल हो गया ना, ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया। लेकिन सी के लिए अगर आप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये सी के लिए क्या हो गया, परचेज गुडविल हो गया। चूंकि सी को इसका कीमत चुकाना पड़ा है, सी को 1 लाख रुपया गुडविल के नाम पे करना पड़ा है, तो ये परचेज गुडविल किसके लिए हो गया, सी के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें सी का अकाउंटिंग नहीं पढ़ना, हमें पार्टनरशिप फॉर्म का पढ़ना है, इसलिए हम परचेज गुडविल के बारे में अधिक नहीं पढ़ेंगे। बस आपको समझा दिए कि परचेज गुडविल होता क्या है, ठीक ना। फिर बोला इंपोर्टेंट फीचर ऑफ परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का इंपोर्टेंट फीचर क्या हो गया, यानी कैसे आप पहचानेंगे कि ये परचेज गुडविल है। बोलता है इट एराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, जब आप बिजनेस को परचेज करते हैं तब एराइज होता है। इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, आपने इसके लिए कंसिडरेशन पे किया है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स, ये आपका एसेट्स है, भले इंटेंजिबल है लेकिन एसेट्स और ये बैलेंस शीट में शो होगा। इट इज एमोर्टाइज या डिप्रिसिएटेड, आपको डिप्रिसिएशन के बारे में मालूम होगा, जो एसेट्स का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होता है तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। नहीं तो बोलता है उसी तरह से एमोर्टाइज वर्ड भी है, डिप्रिसिएशन की तरह ही ये भी होता है, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है और डिप्रिसिएशन अपना टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है। तो ये एमोर्टाइज और डिप्रिसिएटेड ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। बस ये हमारा परचेज गुडविल हो गया। हमको परचेज गुडविल के बारे में इतना ही पढ़ना है। मेन हमारा पढ़ना है किसके लिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या बोलता है, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। ये इंटरनली जनरेट होता है, कहीं से परचेज नहीं करते हैं। वो जो स्कूल ओपन करने की मैं जो बात कर रहा था वहां पे सही बात है कि हम अगर दूसरे किसी का नाम यूज करके करेंगे तो हमें प्रेजेंट में अधिक पैसा मिलने वाला है, हम अधिक पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर हम अपना खुद का अगर ब्रांड क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल गुरु दीक्षा कॉमर्स, ये फ्यूचर का ब्रांड है, ये फ्यूचर का ब्रांड है, तो ये ब्रांड क्रिएट करने में अभी हमारा भले इनकम कम हो बट इन फ्यूचर में ये हमारा ब्रांड हो जाएगा और ये मेरा एसेट्स हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। हम भी किसी को फ्रेंचाइजी दे पाएंगे, हम भी किसी से मोटा रकम वसूल पाएंगे गुडविल के नाम पे। बिल्कुल हंसने की बात ये नहीं है, बिल्कुल। तो वही बोलता है कि ये इंटरनली जनरेटेड होता है, ये हम लोग मेहनत करके जनरेट करेंगे गुडविल को। तो इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच एराइजेज फ्रॉम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और एट्रीब्यूट्स विच एन ऑनगोइंग बिजनेस प्रोसेस, ये कैसे अराइज होता है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी पढ़े भी, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन, फलाना चिलाना, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच इज एन ऑनगोइंग बिजनेस प्रोसेस, जो कि एक दिन में रातों रात गुडविल नहीं बन जाता है। ये रातों रात जो आप देखते हैं फेसबुक और इंस्टा पे, जैसे ये एक लेडी का जो गाना काफी हिट कर गया था, रानू मंडल, रातों रात स्टार बन गई। नहीं, रातों रात स्टार बन गई वो कभी कभी होता है घटना, ऐसा घटना हमेशा नहीं होता है। रातों रात स्टार नहीं बनता और ऐसा ख्वाब भी नहीं देखना है कि हमें रातों रात स्टार हम बन जाए। ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेस, अपने मेहनत से स्टार बनेंगे बट स्टार बनेंगे, ठीक ना। स्टार हर फील्ड में हो सकता है, टीचिंग, एक्टिंग, कुछ भी फील्ड में। तो हमें क्या करना है, ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेस होता है और ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेस से जनरेट होता है, ठीक है। अब बोलता है, अब एक चीज आप देखेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए बट थोड़ा आपके लिए नया हो। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जब कभी भी अकाउंट के अंदर कुछ कंफ्यूजन होता है किसी चीज को लेकर के, कि इसका अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका अकाउंटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सारे चीज के लिए एक लॉ बनता है, कानून बनाया जाता है। एक कानून बनाया जाता है
that rule is called, that law is called अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। तो यहाँ यानी जहां कहीं भी, जैसे परचेज के लिए कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, वो तो नॉर्मल अकाउंटिंग रूल के थ्रू आप अकाउंटिंग कर लेते हैं। गुडविल जो आप परचेज किए उसके लिए भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज नहीं करना, लेकिन जहां इनहेरेंट गुडविल है वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आकर के बोलता है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है इंटेंजिबल एसेट्स बोलता है। यानी हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक नाम होता है। AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स बोलता है it is not recorded in books of account, it is not recorded in books of account because consideration in money has not been paid for it। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आकर के ये बात बोलता है कि ये जो सेल्फ जनरेटेड आपका गुडविल है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड नहीं कीजिए। क्यों नहीं रिकॉर्ड कीजिए? तो क्योंकि आपने इसके लिए कंसीडरेशन, पैसे में कंसीडरेशन पे नहीं किया है, इस कारण से आप इसे रिकॉर्ड नहीं कीजिए। हालांकि ये बात तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी बोलता था, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आकर के एकदम बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि आप इसको रिकॉर्ड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं कीजिए। यानी अब एक कंफ्यूजन जनरेट होगा कि नहीं, यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करिए ही नहीं। वहां पे जो अभी एग्जाम्पल देखे थे कि जो सी नया पार्टनर आ रहा था उसको 4 लाख के बदले में 5 लाख रुपया उससे लेना था। अब वो 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा लेंगे वो किस नाम पे लेंगे, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही है नहीं है। नहीं, ये कंफ्यूजन आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि सर हमें सी से 4 लाख के बदले में 5 लाख रुपया लेना था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें यहाँ पे आकर के मना कर दिया कि आप इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं कीजिए। अब ये कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे इसका इम्पैक्ट लिया जाएगा, यानी इसको कैसे हम यही हमें यहाँ पे 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ही बताएगा कि इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में, सो दैट कि दोनों काम हो जाए। यानी हम उस नए पार्टनर से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी ले लें और हम इस गुडविल को अपने बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करें, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। यही चीज हमें पढ़ना है, ठीक है। अब बोलता है कि एज पर एबव डिस्कशन, जो ऊपर का जो डिस्कशन हुआ गुडविल के बारे में, 3 क्वेश्चंस आर एराइजेस, 3 क्वेश्चन एराइज हो रहा है। क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो रहा है? व्हाट इज द नीड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोल रहा है कि इसको बुक्स में लाइए ही नहीं। ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका वैल्यू कितना होगा ये भी नहीं मालूम है हमें, ठीक है। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं, एक ये क्वेश्चन। दूसरा, सिंस इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो गुडविल का वैल्यू कितना होगा? नहीं, गुडविल का जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे कि 50 लाख रुपया हम स्कूल का फ्रेंचाइजी फी लेकर के आए, तो ये 50 लाख रुपया क्यों हम दें उसे? क्योंकि ये तो इंटेंजिबल एसेट्स है ना। मान लीजिए आप कंप्यूटर परचेज करते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, वो आपको दिखता है, वो आप किसी से पूछ सकते हैं कि भैया देखिए इस मोबाइल का कीमत। आपको याद होगा कि खासकर फर्स्ट हैंड में तो नहीं, लेकिन सेकेंड हैंड में, मान लीजिए आपको कोई सेकेंड हैंड अगर बाइक परचेज करना है, मोबाइल परचेज करना है, तो क्या करता है, आप अपने एक्सपर्ट दोस्त को, एक्सपर्ट फ्रेंड को ले जाते हैं और उससे दिखवाते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन चेक करवाते हैं कि देखो तो यार इस फोन का कितना कीमत होना चाहिए, और वो चेक करके आपको बताता है कि इसका 10,000 होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए। तो चलो भैया वो तो मोबाइल दिख रहा था, आपने कीमत लगा लिया। लेकिन यहां तो गुडविल दिख नहीं रहा है, तो इसका कीमत कितना होना चाहिए ये कैसे मालूम चलेगा? तो व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यू क्या होगा या कैसे इसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा? या पार्टनरशिप फॉर्म में ही, ये तो हम नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे थे, पार्टनरशिप फॉर्म में ही गुडविल का मतलब अभी हम पढ़े थे कि जो फ्यूचर का प्रॉफिट आप सेक्रीफाइस करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसके लिए इनकमिंग पार्टनर से वो पैसा चार्ज करता है। तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा ये आज के डेट में कैसे मालूम चलेगा? नहीं,
तो कहीं ना कहीं गुडविल का वैल्यू कितना होगा इस पे आपको कंफ्यूजन आ सकता है। और जब तक वैल्यू नहीं मालूम चलेगा तब तक हम अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा हमें मना कर देगा। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, AS26 प्रोहिबिट्स देन हाउ इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। AS26 हमको प्रोहिबिट्स करता है तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। यानी 3 क्वेश्चन कि क्या जरूरत पड़ गई गुडविल को वैल्यू करने का, दूसरा इसका वैल्यू कितना होगा, और तीसरा इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बस इसी 3 क्वेश्चन को देखना और हमारा गुडविल समाप्त हो जाए। ठीक है ना, इसी 3 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत छोटा है। व्हाट इज द नीड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन का क्या नीड था, तो बोलता है गुडविल वैल्यूएशन का नीड, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, राइट और लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का जो राइट होता है और लाइबिलिटीज होता है, डिपेंड्स अपॉन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिपेंड करता है। इन एनी ऑफ दी फॉलोइंग सिचुएशन, जो सिचुएशन नीचे लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर में चेंज, और पार्टनर का इस सिचुएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है, यानी पहले कुछ और था, नया रेशियो कुछ और हो सकता है। हेंस गुडविल नीड टू बी वैल्यूड बिकॉज इट इज जनरेटेड विद द कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर। Hence, goodwill need to be valued because it is generated with the continuous effort of the existing partner in old profit sharing ratio। क्या बोला यहाँ पे, बोला कि जो पार्टनर का राइट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो डिपेंड करता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो डिपेंड करता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। आपके माइंड में कहीं एक चीज आ रहा होगा कि नहीं सर, जितना जो पार्टनर कैपिटल लगाया होगा वो तो उतना ही पैसा निकाल सकता है। बिल्कुल आप सही सोच सकते हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस हुआ, और पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल लगाया आदमी 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया, और वो बिजनेस करते करते क्या हो गया कि पार्टनरशिप का एसेट्स बहुत ज्यादा हो गया, और कैपिटल उसका 10 लाख ही था। बैलेंस पोर्शन क्या हो गया, प्रॉफिट, जो जनरेट किया प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो जब पार्टनर अपना कैपिटल निकालेगा तो 5 लाख तो निकाल करके ले जाएगा, लेकिन एसेट्स कितना हो गया था, सपोज कीजिए एसेट्स हो गया था 40 लाख का, तो 5 लाख निकाल लिया, 40 लाख में से अब कितना बचा सर, 30 लाख रुपीज। अब इस 30 लाख को किस रेशियो में ले जाएगा, क्या कैपिटल रेशियो में दोनों पार्टनर बांट लेगा, नहीं, ये जो 30 लाख रुपया बटेगा ना, ये 30 लाख रुपया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। अब सपोज कीजिए उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 होगा, तो 20 लाख रुपया एक पार्टनर ले जाएगा और 10 लाख रुपया एक पार्टनर ले जाएगा। जब पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा होगा तब की मैं बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात इसलिए बोला आपको कि पार्टनर का जो अधिकार होता है ना पार्टनरशिप फॉर्म में, वो कैपिटल पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। कैपिटल पे तो कैपिटल जितना रुपए का लगा हुआ रहता है उतना ही तक डिपेंड करता है, लेकिन उससे अधिक जो कोई प्रॉफिट होगा वो सारा किस रेशियो में बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आप देखेंगे कि नीचे के सिचुएशन में आपके मतलब उस पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चूंकि चेंज हो जाता है, उसी कारण से हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उस पार्टनर का अधिकार भी चेंज हो जाए। नहीं, आखिर सर किस किस केस में चेंज होता है तो देखेंगे। हेंस गुडविल में भी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ, गुडविल को हमें किस किस टाइम में वैल्यू करना पड़ता है, व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर है पहले से इक्वल रेशियो में बट रहा था, अब 3:2 में बटने लगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा, उसका इंपैक्ट लेना होगा। कैसे लेना होगा आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अभी ये टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं। रिटायरमेंट और डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अमालगमेशन,
यानी कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ भी चेंज होगा, आपको गुडविल को तो वैल्यू करना ही पड़ेगा, गुडविल को तो वैल्यू करना ही पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट इज द नीड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल के वैल्यूएशन का क्या नीड था। अब सेकेंड है हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू क्या होगा, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों। और आप लोग जो पहला टॉपिक बतलाए हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे बना सकते हैं। गुडविल वाले क्वेश्चन के लिए हम फिर कल आते हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।